नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान। अभी तो सिर्फ तबाही के मंजर ही दिख रहे हैं। अभी तो अपने ही आशियानों के मलबों ने शहर पर अपना कब्जा जमा रखा है। पर जब मलबा हटेगा और धूल छटेगी, तब सामने आएगी क़यामत की सही तस्वीर। जलजले की शक्ल में आई उस क़यामत की सही तस्वीर, जिसकी रफ्तार को तो इंसानों ने नाप लिया, मगर वही इंसान अपने मातम को नहीं नाप सकते, क्योंकि रिक्टर स्केल पर सिर्फ भूकंप नापा जा सकता है, मातम नहीं। सब बर्बाद हो गया। घर, गली, मोहल्ले, होटल, सराय, लॉज, सड़कें, दुकानें, यानी जिनके सहारे जिंदगी कुदरत को करीब से देखने का हौसला कर पाती है, वो सारे सहारे मिट्टी मिट्टी हो गए। ये तबाही, ये बर्बादी, ये कोहराम, ये मातम, ये चीख पुकार, ये आंसू, ये बेबसी और मौत का ये मंजर, और फिर उसी मौत के गुजर जाने के बाद जिंदा रहने के लिए जिंदगी से जंग की ये तस्वीरें। जिधर भी नजर दौड़ाइए, चारों तरफ तबाही, तबाही और तबाही। कहीं तहस नहस गली मोहल्ले, कहीं मटियामेट घर चौबारे, कहीं फट पड़ी डरावनी सड़कें, तो कहीं जगह जगह मलबों में दबी लाशें। कैसा जलजला है ये, जिसने सब कुछ मिट्टी मिट्टी कर दिया। और कैसा जलजला है ये, जो नामालूम कितनी ही आंखों में पानी दे गया। इस जलजले का मलबा तो एक रोज साफ हो जाएगा, पर उन आंखों का क्या, जो अब जब भी रोएंगी भूकंप के आंसू ही रोएंगी। देखते ही देखते सब कुछ उजड़ गया। दर्द की, खौफ की,
बेचारगी की इतनी कहानियां एक साथ और हर कहानी आंसुओं के न थमने वाले जलजले के साथ। जितने इस तबाही में बर्बाद हो गए या मर गए उससे कहीं ज्यादा वो हैं जिनकी हालत मौत से भी बदतर है। कुछ के पास फटे पुराने ख्वाब बच गए तो न जाने कितने ऐसे हैं जिनके पास कोई ख्वाब भी नहीं है। जिंदगी का घरौंदा अचानक ढहा है, मलबे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। हर मलबा उजड़ी हुई जिंदगी की अपनी दास्तान बनकर रह गया है। घरौंदे जब ताश के पत्तों की तरह ठहरने लगते हैं और जब इलाके के इलाके कब्रिस्तान में तब्दील हो जाते हैं, मंजिलों तक पहुंचने वाले रास्ते जब खुद ही मिट जाते हैं, तब सिर्फ एक ही मंजर बचता है, तबाही का मंजर, दर्द का मंजर, बेचारगी बेबसी का मंजर। एक आशियाना बनाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है तो जरा सोचिए कि पूरी बस्ती बसाने में कितना वक्त लगा होगा। बस्ती कैसे और कितनी मुद्दत में बसती है ये तो हम आपको नहीं दिखा सकते, अलबत्ता एक पूरी की पूरी बस्ती कैसे और कितनी देर में बर्बाद हो सकती है, कैसे उस बस्ती का नामो निशान मिट सकता है, यह हम आपको जरूर दिखा सकते हैं। किसी बदकिस्मती की खुशकिस्मती यह है कि वो बच गई या बच गया। बच गए उस आफत से जिसमें सैकड़ों मर गए, तो किसी खुशकिस्मत की बदकिस्मती यह है कि वो अपनों को नहीं बचा पाया। दर्द भरी खुशी की यह अजीब दास्तान है जो मौत और जिंदगी दोनों से एक साथ रूबरू है। पंकज दास, सुजीत कुमार झा और कुमार अभिषेक के साथ आमिर हक, काठमांडू, आज तक। एक एक कस्बे को बसाने और संवारने में सदियां लग जाती हैं, पर उजड़ने में सिर्फ चंद मिनट। मां की गोद बनकर बच्चों को पालने वाली धरती का ऐसा भी क्या गुस्सा कि सैकड़ों माओं की गोद ही सूनी कर गई। गुस्साए जलजले में लिपटी मौत के बाद आंसुओं की सुनामी जब थमेगी तो लरसते काठमांडू और नेपाल की खामोश और उदास वादियां अपने पीछे न जाने कैसी कैसी कहानियां छोड़ जाएंगी। अपनी आंखों के सामने खुद के उजड़ने का दर्द इन सबको है। कहीं माँ रो रही है, कहीं बच्चा रो रहा है और रो रहा है पूरा परिवार और पड़ोसी, क्योंकि अचानक आया जलजला इनकी तमाम खुशियां अपने साथ ले गया। ऐसे चेहरे और किस्से यहाँ कदम कदम पर पसरे हैं। देखिए इन चेहरों को। आप कहाँ से आए हैं? रौटाट से। यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए थे? आप सिर्फ इसलिए आए थे कि योग शिविर में रहना है? यही रहना है, यही काम करते हैं। इंडिया के गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट से विनम्र आग्रह, निवेदन, रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि जल्द से जल्द यहाँ पे स्टूरी खेल में खाने की व्यवस्था अवश्य करें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 बरस के, 2 बरस के, 3 बरस के। अपनों को खोने और खुद के तबाह होने का दर्द है इन चेहरों में। हर चेहरे के पीछे दर्द का भूकंप है तो हर आंख से आंसुओं की सुनामी निकल रही है। इधर घड़ी की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, काठमांडू और नेपाल के बाकी हिस्सों में लाशों की गिनती भी बढ़ती जा रही है। 50-100 से शुरू हुई गिनती 500-1000 होते हुए 2000 लाशें पार कर चुकी है अब तक। पर अभी भी ऐसी न जाने कितनी बस्तियां हैं जहां से मलबा हटाया जाना बाकी है। हर दिल धड़क रहा है कि मलबा हटेगा तो क्या होगा। सदियों से कुदरत ने जब जब अपना तेवर बदला तो तबाही के ऐसे निशान छोड़े जो एक पल में इंसान और इंसानी बस्तियों को मिटा गए। कुदरत के कहर ने कई कई बार अनगिनत जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। मासूम और बेगुनाह कुदरती कहर के आगे बेबस और लाचार नजर आए। कुदरत हर बार बेधड़क कहर बरपाती रही और इंसानियत उजड़ती रही।
क्योंकि कुदरत की ताकत पर इंसानी कानून का बस नहीं चलता। पर माफ कीजिएगा, अगर कुदरत भी कहीं इंसानी कानून की जद में आता और इंसानों के लिए कुदरत को सजा दे पाना मुमकिन होता तो ना मालूम उसे अब तक कितनी बार सजाए मौत मिल चुकी होती। कहर कुदरत ने बरपाया, तबाही इंसानों ने नापी 7.9। पर हमेशा ऐसा क्यों होता है, या हमेशा से ऐसा क्यों होता आया है कि हम तबाही तो नाप लेते हैं, बर्बादी का अंदाजा भी लगा लेते हैं, पर अपने मातम को कैसे नापे, किससे नापे? गुस्साए धरती की ऐसी बेलगाम और कातिलाना हिचकोले कभी नजरों के आगे से नहीं गुजरी थी। गौर से देखिए, ऐसा लगता है मानो कयामत शहर में उतर आई हो। जमीन के अंदर ही अंदर शहर को रौंदते हुए वो आगे बढ़ा जा रहा था। रास्ते में जो भी मिला उसे कुचलते हुए, गिराते हुए, धकेलते हुए, मटियामेट करते हुए, भगाते हुए, बर्बाद करते हुए। क्या घर, क्या बिल्डिंग, क्या गाड़ियां, क्या खेत खलिहान और क्या इंसान, जो भी इसके रास्ते में आया वही तबाह हो गया। पूरी दुनिया दुख की इस घड़ी में नेपाल के साथ खड़ी है। हर जगह से मदद और मददगार पहुंच रहे हैं, पर अपनों को खोने का जख्म किसी मदद से नहीं भरता। अब इनकी तकदीर यही है कि जब तक जिएंगे 7.9 की वो जल्लाद नाप ताउम्र इनका पीछा करेंगे। पर अफसोस, ये तब भी अपने मातम को नाप नहीं पाएंगे। पंकज दास, सुजीत कुमार झा और कुमार अभिषेक के साथ आमिर हक, काठमांडू, आज तक। सीमेंट और कंक्रीट के जिन आशियानों के नीचे कल तक इंसान खुद को महफूज समझता था, कुदरत ने एक ही झटके में उन्हीं आशियानों को इंसानों की कब्र में तब्दील कर दिया। लेकिन इस तबाही के बीच फिर इंसान ही इंसानों के लिए फरिश्ते बनकर सामने आए। ये जिंदगी और मौत के दरमियान जारी जंग की सबसे नाजुक घड़ी है। वो घड़ी जब जिंदगी बचाने के लिए की जा रही इन कोशिशों में से अगर एक भी कोशिश उल्टी पड़ गई तो एक साथ और भी कई जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो सकती हैं। 7.9 की रफ्तार से आए इस महाभूकंप के बाद अब इस वक्त काठमांडू के इस रिहायशी इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तेजी पर है। नेपाली फायर ब्रिगेड और पुलिस के जवान लोगों को एक एक कर मलबे से बाहर निकालने में लगे हैं। इस कोशिश में पहले तो मलबे को हटाने के लिए बुलडोजर की मदद ली जाती है, लेकिन जब मलबे के ऊपरी हिस्से को हटाए जाने के बाद अंदर से इंसानों की चीखें सुनाई देती हैं और तब शुरू होती है मौत के जबड़े में फंसे मासूम लोगों तक पहुंचने की कोशिश। कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार बचाव दल के लोग अंदर फंसे लोगों तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। वो मलबे में फंसे लोगों को बाहर लाने के लिए हाथ भी बढ़ाते हैं, लेकिन लाखों टन कंक्रीट के नीचे दबे जिन लोगों के लिए अपने दम पर उंगलियां तक हिलाने की हिम्मत न बची हो, वो भला हाथ कैसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन कुदरत को मात देने की कोशिश में जुटे इंसान को यहां पहली जीत हाथ लगती है और बचाव दल कड़ी मशक्कत के बाद एक जख्मी शख्स को बिल्डिंग के नीचे से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। और तमाम दर्द और तकलीफ के बीच लोग खुशी के मारे तालियां बजाने लगते हैं। पर ऐसे न जाने कितने लोग अभी भी मलबे में दबे हैं और ठीक इसी तरह उन बाकी लोगों को भी बचाने और मलबे से निकालने की जद्दोजहद जारी है। लेकिन ऐसे बदकिस्मत लोग भी कम नहीं जिन्होंने राहत कर्मियों के आने से पहले ही मलबे के नीचे दम तोड़ दिया। अब आइए आपको रिहायशी इलाकों से दूर हिमालय की उन बर्फीली चोटियों की तस्वीर दिखाते हैं जहां ये महाभूकंप एवलांच यानी बर्फीले तूफान की वजह साबित हुआ। बर्फ के गुबार में एवरेस्ट के बेस कैंप नंबर 1 और 2 में मौजूद 22 पर्वतारोही जहां हमेशा हमेशा के लिए बर्फ के नीचे समा गए, वहीं 200 से ज्यादा लोग जख्मी होकर अब मदद का इंतजार कर रहे हैं। और उन तक सही मायने में मदद कब पहुंचेगी,
ये फिलहाल कोई नहीं जानता। पंकज दास, सुजीत कुमार झा और आमिर हक के साथ कुमार अभिषेक, काठमांडू आज तक। पूरा नेपाल कराह रहा है। काठमांडू का जिस्म छलनी हो चुका है। घायलों का इलाज करने और उनकी सांसें लौटाने वाले अस्पताल खुद ही जख्मी हैं। आलम यह है कि नेपाल के 150 से ज्यादा अस्पतालों में अब मरीजों के लिए जगह ही नहीं बची है। फिलहाल खाली जमीन जहां मरीजों के लिए बिस्तर बने हैं, वहीं खुला आसमान, अस्पताल की छत। ये नेपाल है जिसके मातम को रिक्टर स्केल पर नापने वालों ने बताया है कि वो 7.9 की तीव्रता से आया था, यानी वो बहुत गुस्से में आया था। कुदरत के उसी गुस्से का शिकार होने के बाद इंसान राहत की उम्मीद लिए अस्पतालों की तरफ दौड़ा, लेकिन जहां घरों के साथ साथ अस्पताल भी जमींदोज हो गए हों, वहां इंसान आखिर जाए भी तो कहां जाए। नेपाल की हालत इस वक्त ऐसी ही है। लोगों के पास न तो सर छुपाने के लिए छत बची है और न ही जख्मों पर मरहम रखने के लिए अस्पताल। जो चंद अस्पताल सदी के इस दूसरे सबसे भयानक भूकंप को झेलने के बाद भी सलामत रह गए हैं, वहां मरीजों की तादाद कुछ इतनी ज्यादा है कि डॉक्टर कम पड़ गए हैं। आज तक ब्यूरो। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।